अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आप लोगों को सारी सिचुएशन तो सामने ही है कि जो है क्लासेस को ऑफ कर दिया गया कोरोना की वजह से। एक डेढ़ महीने के लिए तो हम इस एक डेढ़ महीने को ज़ाया नहीं करेंगे। इंशाल्लाह जो हम टॉपिक कवर कर सकते हैं, जो चैप्टर कवर कर सकते हैं, वो इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। और बस इसमें एक छोटा सा इशू ये आएगा कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर कोई बात यहाँ समझ में नहीं आ रही तो आप फौरन उसको पूछ नहीं सकते। लेकिन उसका तरीका बड़ा आसान है कि आपने अपने पास क्वेश्चन को नोट रखना है, और जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद आपको जो क्वेश्चन जहन में आए वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लिख कर भेज सकते हैं। ग्रुप में मत लिखिएगा, आप वैसे प्राइवेटली भी कर सकते हैं क्वेश्चन, तो मैं आपको उसका बिल्कुल जवाब दे दूंगा जो भी पॉसिबल होगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा। ये नहीं कि जरूरी नहीं कि आपने जिसको क्वेश्चन किया उसी वक्त आपका रिप्लाई आ गया, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। तो इंशाल्लाह आपको पूरी कोशिश करेंगे कि कोई प्रॉब्लम ना रहे। दूसरा कि इसके जो नोट्स वगैरह हैं जो कि मैं यहाँ पढ़ाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड दिया गया, आधे घंटे की क्लास रखी गई है, तो हम मैक्सिमम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे, लिखेंगे नहीं। ये क्लास की तरह नहीं है कि मैं आपको डिक्टेट कराना शुरू कर दूं। तो नोट्स मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दूंगा, तो उससे फायदा ये होगा कि हर चीज रिटर्न में आपको मिल जाएगी। जो यहाँ पढ़ेंगे वो रिटर्न में आपके पास मौजूद होगा, ठीक है। तो जितने सेकेंड ईयर के ग्रुप्स थे मेरे पास, तकरीबन सब में हमने चैप्टर 19 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। न्यूमेरिकल्स तकरीबन एंड हो गए थे, किसी का एक आध कोई न्यूमेरिकल अगर रह गया हो तो वो फिर जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं ग्रुप के अंदर या किसी भी तरह से उसको कन्वे कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। हमारा ये चैप्टर अब हमने स्टार्ट करना था वैसे भी अपनी रेगुलर क्लास में भी, और शायद एक सेक्शन ऐसा था जिसमें मैंने चैप्टर 20 स्टार्ट भी किया था, लेकिन वो स्टार्ट बस ऐसे ही हुआ था कि कोई टॉपिक तो हम डिस्कस नहीं कर पाते, लेकिन जो बेसिक चीजें थी उन पर हम बात कर रहे थे। ये जो चैप्टर 20 है ये बेसिकली न्यूक्लियर डिटेक्शन से रिलेटेड है। न्यूक्लियर डिटेक्शन, अब ये चैप्टर का नाम तो नहीं है, लेकिन मैं उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिख रहा हूं कि आपको न्यूक्लियर डिटेक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें इसमें समझाई जाएंगी। अच्छा, अच्छी बात यह है कि ये चैप्टर आपके बुक का सबसे छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक हैं जो हमने पढ़ने हैं। इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है बुक के अंदर, तो एग्जाम में आता भी नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है कि हमारा टाइम न्यूमेरिकल का भी सेव हो जाएगा। सिर्फ 2 टॉपिक हैं, वही एग्जाम में आते हैं, उन्हीं से एमसीक्यूज भी बन जाती हैं, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि उन 2 टॉपिक्स पर ज्यादा जो है वो फोकस करें। चलें इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। पहली बात, न्यूक्लियर डिटेक्शन है क्या। मैंने आपको चैप्टर 19 में एक चीज पढ़ाई थी, उसको मैं जरा सा रिपीट कर देता हूं ताकि हमारी कंटिन्यूशन बन जाए। वो ये कि जो न्यूक्लियस होते हैं, यानी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जिसको कहना चाहिए, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या एलिमेंट जो भी कह लें, तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अपने अंदर से न्यूक्लियर रेडिएशन सिमिट करते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियर रेडिएशंस क्या कहलाती है, अल्फा बीटा गैमा। अच्छा, ये न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत हार्मफुल। ये बहुत हार्मफुल है। हार्मफुल इसलिए हैं कि ये ह्यूमन टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करती हैं। अच्छा, अगर ये हमारे लिए हार्मफुल हैं, हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारे टिश्यूज को डैमेज कर रही हैं, तो फिर इनसे बचना बहुत जरूरी है। लेकिन हम बच उस सूरत में सकते हैं कि जब हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन हो। एक प्रॉब्लम बस इसमें यह है कि ये दिखाई नहीं देती। अल्फा बीटा गैमा इतनी स्मॉल हैं कि इनको देखना फिलहाल हमारे लिए पॉसिबल नहीं। भाई, जब हम किसी चीज को देख ही नहीं सकते तो उससे बचेंगे कैसे। तो फिर साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि भाई हम इनको देख तो नहीं सकते, लेकिन हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। मसलन फर्ज करें, मैं ऐसे समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा हरगिज है तो नहीं। मजीद जैसे ये मार्कर मेरे पास है, अब मुझे नहीं पता इस मार्कर को बनाने में कौन सा मटीरियल इस्तेमाल किया गया। प्लास्टिक तो है, लेकिन उस प्लास्टिक के अंदर किसी एलिमेंट की मिक्सिंग की गई है या कोई भी एलिमेंट इसमें शामिल कर दिया गया। फर्ज करें कि अगर ये रेडियो एक्टिव है तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि इसमें से अल्फा बीटा गैमा रेज इमिट हो रही हैं, और वो अगर मेरे हाथ में ये मार्कर है, मेरी बॉडी के करीब है, तो ये हार्मफुल रेडिएशंस मेरी बॉडी के अंदर आहिस्ता 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 पेनिट्रेट करती रहेंगी। और ऐसा नहीं होता कि इनका इफेक्ट फौरन आ जाए, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो पॉइजन की तरह काम करती हैं।
और अगर ये कंटिन्यू मेरी बॉडी के अंदर एंटर होती रहेंगी तो फिर यकीनन ये मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अब मैं करूं क्या, पता कैसे करूं कि भाई ये हार्मफुल है या नहीं? तो इसका बड़ा आसान तरीका है, मैं इस मार्कर को चेक कर सकता हूं एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डिटेक्टर। न्यूक्लियर डिटेक्टर बनाए इसलिए गए कि वो अल्फा बीटा गैमा रेज को चेक करके बता सकें कि क्या इनमें वाकई अल्फा बीटा गैमा रेज है या नहीं। तो अगर मैं इसको किसी डिटेक्टर के सामने रखूंगा और डिटेक्टर मुझे ये बता दे कि नहीं जी इसमें कोई अल्फा बीटा गैमा इमिट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये सेव है। लेकिन अगर डिटेक्टर मुझे ये शो करता है कि नहीं जी इसमें से अल्फा बीटा गैमा रेज इमिट हो रही हैं, तो फिर यकीनन मैं इसको फौरन छोड़ दूंगा, फिर कभी भी यूज नहीं करता इस तरह के मटेरियल को। तो हमें जितने मटेरियल हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करते हैं, अगर किसी के बारे में शक होता है तो हम उसको उन डिटेक्टर्स के जरिए चेक कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। और यही हमारे इस चैप्टर का टॉपिक है कि आप जितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, अगर किसी चीज के साथ वो मिक्सअप हो जाते हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है जो कि हमें इंफॉर्मेशन दे सके, ताकि हम उसके हार्मफुल इफेक्ट से अपने आप को बचा सकें। अच्छा, हमारी रूटीन लाइफ में तो नॉर्मली ऐसे मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करते, नहीं नॉर्मली नहीं यूज होते, तो हमारे लिए तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो इंडस्ट्री में जो लोग वर्क करते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। उनके लिए थोड़ा सा ये होता है, प्रिकॉशंस उनको लेना पड़ती हैं कि जो मटेरियल्स वो यूज करते हैं उनके बारे में पहले कंफर्म कर लें कि कहीं वो रेडियो एक्टिव ना हो। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे डिटेक्ट करते हैं? ये डिटेक्टर्स, इनको न्यूक्लियर डिटेक्टर्स हम कहते हैं। तो इन हार्मफुल रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, इंस्ट्रूमेंट्स कह लें, कोई डिवाइसेस कह लें, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर डिटेक्टर। न्यूक्लियर डिटेक्टर, वो न्यूक्लियर डिटेक्टर्स कहलाते हैं। अब ये न्यूक्लियर डिटेक्टर्स कैसे इनको डिटेक्ट करते हैं? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो न्यूक्लियर डिटेक्टर्स हैं ये भी इन रेडिएशंस को नहीं देख पाते। तो फिर ये कैसे इनको कंफर्म करते हैं, कैसे पता चलाते हैं कि कोई मटेरियल में से अल्फा बीटा इमिट हो रहा है नहीं? तो बड़ा एक सिंपल तरीका है। अल्फा बीटा गैमा रेज की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन। यानी जिस मटेरियल से भी ये पास होते हैं, जिन मटेरियल से ये गुजरते हैं, तो उनके अंदर आयंस बना देते हैं। नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन बनाते चले जाते हैं। और ये नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन कोई 1, 2, 3 की तादाद में नहीं बनते, लाखों करोड़ों की तादाद में, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस आयंस ये प्रोड्यूस कर देते हैं। तो अगर ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं तो हम इन आयंस को कलेक्ट कर सकते हैं। और हमें ये बात पता है कि अगर फर्ज करें मैं सारे नेगेटिव आयंस को कलेक्ट कर लूं या सारे पॉजिटिव आयन को कलेक्ट कर लूं, तो नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन जो है उनको एक फ्लो की शक्ल में हम जो है वो हासिल कर सकते हैं, और इनका जो फ्लो है उसको कहते हैं करंट। तो याद रखिएगा कि जब किसी मटेरियल में अल्फा बीटा गैमा रेस पास होती हैं तो उनमें आयोनाइजेशन का प्रोसेस होता है, और आयन बनते ही उसमें जो है वो करंट बनना शुरू हो जाता है। करंट खुद ब खुद नहीं बनता, ये बात याद रखिएगा कि कहीं पर भी करंट खुद नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर कहीं करंट बन रहा है तो यकीनन उसका कोई सोर्स होगा, यकीनन उसकी कोई रीजन होगी। तो रीजन जो है वो ये अल्फा बीटा गैमा रेज हो सकती हैं। तो हम जब भी किसी डिटेक्टर को डिजाइन करते हैं तो नॉर्मली ज्यादातर जो डिटेक्टर्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, उनका बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि अल्फा बीटा गैमा रेज को डायरेक्टली तो चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो अपने पीछे जो निशान छोड़ जाती हैं, जिनको हम आयंस कहते हैं, उन आयंस को करंट की फॉर्म में हम चेक कर लेते हैं। अगर कहीं करंट प्रोड्यूस हो रहा है किसी मटेरियल में, तो हम कहते हैं कि वहां जो है अल्फा बीटा गैमा रेज मौजूद हैं। और अगर करंट नहीं बन रहा तो इसका मतलब है कि वहां पर अल्फा बीटा गैमा रेज मौजूद नहीं है। तो ये एक आसान सी बात है। तो अब ये मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन, एक बैकग्राउंड आपका बना रहा हूं कि जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमें पता हो कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं। तो अब आप देखिएगा कि हम एक डेफिनेशन जो है वो इसमें बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डिटेक्टर। न्यूक्लियर डिटेक्टर, तो भाई न्यूक्लियर डिटेक्टर अब क्या है? अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट used to detect nuclear radiations is called
अ न्यूक्लियर डिटेक्टर। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हमने न्यूक्लियर डिटेक्टर की बना ली। तो याद रखिएगा न्यूक्लियर डिटेक्टर इंसान ने इन रेडिएशंस को चेक करने के लिए, इनकी कंफर्मेशन के लिए डिवाइस बनाई है और इनके जरिए ही हम डिफरेंट मटेरियल्स को इजीली चेक कर लेते हैं। और मैंने उसका मैकेनिज्म बता दिया, इनका प्रिंसिपल बता दिया कि ज़्यादातर डिटेक्टर्स जो है वो आयोनाइजेशन को चेक करते हैं, करंट की फॉर्म में चेक करते हैं और उससे हमें इन अल्फा बीटा गैमा की प्रेजेंस का आइडिया मिल जाता है। ठीक है बेटा, अब ये मैंने एक डेफिनेशन लिख दी और वो जो साइड में थोड़ी सी डिटेल बताई है, ये आपका बैकग्राउंड है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि ये हम जो डिटेक्टर्स पढ़ रहे हैं ये किस मकसद के लिए हैं, ये किस तरह काम करते हैं, किस तरह की चीज होती है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं इन डिटेक्टर्स की तरफ। एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में जो है वो डिटेक्टर्स के बारे में लिखने के लिए आता है। तो इन जो आपकी बुक में 3 डिटेक्टर्स का जिक्र है, लेकिन 2 डिटेक्टर्स जो है वो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम उनमें से पहले डिटेक्टर पर बात करेंगे। इसको हम कहते हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर। विल्सन क्लाउड चैम्बर, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम CTR विल्सन था। उस CTR विल्सन ने एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस बनाई इन अल्फा बीटा गैमा रेज को चेक करने के लिए और उसका नाम रखा विल्सन क्लाउड चैम्बर। अच्छा, अब एक बात ये सुन लीजिए, इन क्लासेस में ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा टॉपिक यहाँ लिखूं, एक एक चीज यहाँ पर जो है वर्डिंग बनाकर लिखता जाऊं, तो इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा और जो क्लास है उसका ड्यूरेशन भी 30 मिनट्स रखा गया है, तो आधा घंटा तो ऐसे ही गुजर जाता, पता भी नहीं चलता। तो मैं बजाय कि यहाँ लिखने के और टाइम ज़ाया करने के, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, पूरी डिटेल बता दूंगा, एक एक वर्ड, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने करना सिर्फ ये है कि इसके जो नोट्स हैं वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा। तो आप जिस दिन ये क्लास अटेंड करेंगे, मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन, जब भी आप देखेंगे, उसी वक्त आपने उन नोट्स को साथ रख के पढ़ना है। और वैसे भी आपके पास जब आ जाएगा तो आप इसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बड़े आराम से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो नोट साथ रखिएगा और जो कुछ पढ़ाया गया है वो लेक्चर सुनते रहिएगा, तो आपको नोट्स का एक एक वर्ड भी समझ में आ जाएगा, फिर याद करना बड़ा आसान हो जाएगा और एक अच्छा काम हो जाएगा, टाइम भी हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब ये हम विल्सन क्लाउड चैम्बर पर काम करते हैं कि विल्सन क्लाउड चैम्बर है क्या। एग्जाम में क्या आता है, नॉर्मली इनकी जो है वो कंस्ट्रक्शन लिखना होती है और वर्किंग, बस 2 चीजें लिखना होती हैं, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। एक डायग्राम भी बनती है, वो डायग्राम भी मैं आपको भी बनाऊंगा क्योंकि डायग्राम के जरिए ही पूरी एक्सप्लेनेशन होती है। तो हमें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, इन 2 चीजों पर काम करना है। तो अब आप देखिएगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन बताने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जो भी कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको या तो पूरा एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दें, या फिर आपके पास एक और चॉइस भी है कि आप कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरे पैराग्राफ की फॉर्म में ना लिखें, बल्कि आप उसको पॉइंट वाइज 1 2 3 करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये अब आपकी मर्जी है, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप किस फॉर्म में उसको लिखना चाहते हैं। जिस तरह से भी चाहें आप उसको लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, मैं तो फिलहाल क्योंकि टाइम इतना नहीं होता तो मैं इसको लिखूंगा पॉइंट की फॉर्म में। तो आपने पॉइंट की फॉर्म में ही उसको याद रखना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इसको बनाने में यूज़ होती हैं। ठीक है, और उसी तरह से आप चाहे तो एग्जाम में भी लिख सकते हैं और जिस तरह से नोट्स में लिखा होगा आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। वो अब आपकी मर्जी है कि आप उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है, इसके अंदर जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से। सबसे पहले इसके अंदर एक समझ लें कि मेटल का बॉक्स यूज होता है, एक मेटालिक बॉक्स है। अभी डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा, मेटालिक बॉक्स। ठीक है, और उसी मेटालिक बॉक्स को चैम्बर भी कहते हैं। ये जो वर्ड आ रहा है ना, मैं इसके एक एक वर्ड की आपको वजाहत करते जाऊंगा। तो मेटालिक बॉक्स को ही चैम्बर भी कहा गया। तो मेटालिक बॉक्स है एक। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर क्या होती है कि उस मेटालिक बॉक्स के ऊपर जो उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है
उस मेटालिक बॉक्स के ऊपर एक क्लियर ग्लास की शीट लगा दी जाती है, इसको ग्लास टॉप कहा जाता है, ग्लास टॉप। ठीक है। और उस बॉक्स का, उस मेटालिक बॉक्स का जो लोअर पार्ट होता है, उसके अंदर एक मूवेबल पिस्टन फिक्स किया जाता है, मूवेबल पिस्टन, एक मूवेबल पिस्टन है। पिस्टन जो है वो एक सिलेंडर होता है जो कि अप या डाउन मूव कर सकता है, और उसको क्यों हम यूज करते हैं वो अभी हम इसकी वर्किंग के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एक मूवेबल पिस्टन है जो उसके बिल्कुल लोअर पार्ट के अंदर लगाया जाता है। ठीक है। इसके बाद ये जो चैम्बर होता है या बॉक्स होता है, इसके अंदर की जो स्पेस होती है, उस अंदर की स्पेस के अंदर हम जो है वो कोई ऐसा लिक्विड फिल करते हैं जो वोल्टाइल लिक्विड कहलाता है। अब वोल्टाइल लिक्विड आप जानते हैं कि वो लिक्विड्स होते हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर भी इजीली जो है वो कन्वर्ट किए जा सकते हैं वेपर्स के अंदर। तो नॉर्मली क्या होता है, अल्कोहल को इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहल वेपर्स, तो अल्कोहल के वेपर्स उसके अंदर फिल कर दिए जाते हैं, और ये अल्कोहल वेपर्स इतने ज्यादा फिल किए जाते हैं कि इसको हम सुपर सैचुरेटेड फॉर्म कहते हैं। सुपर सैचुरेटेड फॉर्म इतने का मतलब ये है कि इसमें इतने वेपर्स बन जाते हैं कि फर्दर उसमें और वेपर्स को ऐड करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। इसके बाद इसमें एक साइड, जो इस मेटालिक बॉक्स की एक साइड होती है, उसमें एक विंडो बना दी जाती है। उस विंडो से जो है जो अल्फा बीटा गैमा रेज होती हैं वो एंटर हो सकती हैं। दूसरी तरफ एक लाइट सोर्स लगा दिया जाता है। ये लाइट सोर्स चैम्बर को ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। अब आप देखिएगा ये मेन पार्ट्स हैं। मैं अब डायग्राम बनाऊंगा तो आपको इसका सही आइडिया होगा कि ये किस तरह की चीज होती है। देखें, एक इस तरह का बॉक्स है, और इस बॉक्स की वॉल को इस तरह डबल वॉल कर दिया जाता है। ये देखिएगा, अब इस तरह की कुछ शेप होती है इसकी। ये जो ऊपर है इसको हम ग्लास टॉप कहते हैं। ये अब मैं लेबलिंग भी कर देता हूं, ये ग्लास टॉप कहलाती है। ठीक है। ये मूवेबल पिस्टन होता है। तो इस मूवेबल पिस्टन का कुछ हिस्सा बाहर होता है, जो मेटालिक पार्ट होता है, जो सिलेंडर वाला पार्ट होता है, और जो इसका बेस वाला पार्ट होता है वो इस चैम्बर के इनसाइड होता है। अच्छा, ये विंडोज हैं दोनों। इसके एक तरफ जो है वो लाइट सोर्स रख दिया जाता है जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है, और ये लाइट जो है वो इस विंडो से एंटर होती है और इस पूरे चैम्बर को ब्राइटनेस दे देती है। नॉर्मली इर्द गिर्द की लाइट्स को हम ऑफ कर देते हैं ताकि बैकग्राउंड जो है वो डार्क रहे, और सारी की सारी लाइट जो है वो इस चैम्बर के अंदर पड़ती रहे। इस तरफ हम नॉर्मली जो है वो कोई मटेरियल रखते हैं जिसको चेक करना। ये रेडियो मटेरियल का सिंबल होता है कि स्टेरिक बना देते हैं, और वो रेडियो एक्टिव मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इस चैम्बर के इनसाइड, इस चैम्बर के अंदर जो है वो वोल्टाइल लिक्विड, मैंने कहा वोल्टाइल लिक्विड वो होता है जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पर भी एवोपरेट हो जाए, बहुत इजीली एवोपरेट हो जाए। जैसे
हम ऐसे रूटीन लाइफ की अगर एग्जांपल लें तो जिस तरह से पेट्रोल होता है, तो आप देखिएगा पेट्रोल को अगर आप ऐसे हवा में रखें तो थोड़ी देर के अंदर जितना भी पेट्रोल होगा बड़ी स्पीडली जो है वो एवेपोरेट होता है, उसको हीट करने की जरूरत नहीं होती, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही क्या होता है एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह एक एग्जाम्पल है थिनर की, थिनर भी जो है वो इसी तरह का वोल्टाइल लिक्विड होता है तो ये अल्कोहल भी क्या है इसी तरह का एक वोल्टाइल लिक्विड है। तो जब उसको इसके अंदर फिल किया जाता है तो वो पूरे चैम्बर को वो वेपर्स जो है वो फिल कर ले, ये इस तरह से इसके अंदर फिल हो जाता है। तो पूरे चैम्बर में ये फिल्ड होते हैं और कुछ जो है वो लिक्विड्स की फॉर्म में इस पिस्टन के ऊपर भी कुछ अल्कोहल बाकी रह जाता है। तो अल्कोहल की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा रखी जाती है कि वो सारा का सारा जो अल्कोहल है उसके वेपर बन जाए, मैक्सिमम बन जाए जितने बन सकते हैं, और उसके बाद कुछ थोड़ा सा इसकी जो है वो बेस के ऊपर, पिस्टन की बेस के ऊपर मौजूद रहे। अब ये है वो तमाम चीज़ें जो कि हमने यहाँ पर लिखी हैं। मेटालिक बॉक्स है, ग्लास टॉप है, फिर इसके बाद मूवेबल पिस्टन है, अल्कोहल वेपर्स हैं, और विंडो और लाइट सोर्स है। ठीक है बेटा, अब है इसकी वर्किंग। एग्जाम में फिर हमें इसकी वर्किंग लिखना होती है। अब यहाँ जगह नहीं है, मैं सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूँ, मुझे वर्किंग सिर्फ वर्बली समझानी, एक्सप्लेन करनी है। आसान है, कोई इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है। और मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप नोट्स लेकर बैठेंगे और इस लेक्चर को रिपीट करेंगे, देखते जाइएगा, नोट्स से मैच करते जाइएगा, एक एक बात समझ आ जाएगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मुझे पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हैं। ग्रुप में मत कीजिएगा, पर्सनली कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पूरा एपरेटस है ये वर्क कैसे करता है, तो देखिए होता ये है कि फर्ज करें कि जिस तरह ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, फर्ज करें इसमें से कोई अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या गैमा रेज निकलती है। मान ले एक अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ, तो अल्फा पार्टिकल के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं इस चैप्टर 19 में कि अल्फा पार्टिकल क्या है, एक 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यानी हीलियम का न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन तो खैर एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उसका जिक्र करना जरूरी नहीं है। प्रोटॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है, तो 2 प्रोटॉन का मतलब 2 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये इस विंडो से एंटर हुआ। अच्छा, जैसे ये एंटर होता है तो एंटर होने के बाद ये क्या करता है, इन अल्कोहल के न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान से गुजरता है। अच्छा, कैसे गुजरेगा ये हमें नहीं पता, वो स्ट्रेट भी जा सकता है, वो इस तरह बैंड होके कर्व होके जा सकता है, यूं जा सकता है। उसका पाथ क्या होगा ये हम नहीं जानते, ये हम डिसाइड नहीं करते, वो खुद ही अपने पाथ को बनाता है। मान लेते हैं, थोड़ी देर के मान लेते हैं कि वो इस तरह से मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है, यूं उसका ट्रैक जो है वो थोड़ा सा कर्व पाथ के अंदर है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि वो किसी तरह भी मूव करता हुआ जा सकता है, स्ट्रेट जा सकता है, वो कर्व पाथ पे जा सकता है, वो जो है वो किसी और पाथ से मूव करता हुआ जा सकता है। हमें नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा, हम यहाँ टॉप से ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं तो अल्फा पार्टिकल तो हमें नजर नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है कि अल्फा पार्टिकल को देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो चीज हमें दिखाई देगी वो मैं आपको भी समझाता हूं कि हम क्या देख सकते हैं यहाँ टॉप से। अच्छा, क्योंकि ये लाइट इसके ऊपर पड़ रही होती है तो अंदर सब कुछ ब्राइट होता है, इवन कि ये वेपर्स भी हम नहीं देख सकते, वेपर फॉर्म देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, तो वेपर्स भी हमें दिखाई नहीं देते। तो अगर हम ऊपर से झांक कर देखेंगे तो हमें अंदर कुछ भी नजर नहीं आएगा, सिवाय एक ऐसे लगेगा कि ये चैम्बर अंदर से बिल्कुल खाली है, लेकिन हकीकत के अंदर उसके अंदर पूरे वेपर्स भरे हुए हैं और अल्फा पार्टिकल उसमें एंटर हो चुका। अच्छा, एक ऑप्शनल हमारे पास ये भी है कि हम अगर इसको रिकॉर्डिंग करना चाहें तो एक कैमरा लगा सकते हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस को रिकॉर्ड भी कर सकता है। ये एक ऑप्शनल चीज है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो खैर ये रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और आप डायरेक्टली व्यू भी कर सकते हैं। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल एंटर होगा, तो हमने पढ़ा था कि अल्फा पार्टिकल बहुत बहुत ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करता है, तो जैसे ही वो इसमें एंटर होगा वो इसके अंदर आयंस बनाना शुरू कर देगा। और आयंस किस तरह से बनाएगा कि वो एक आयन प्रोड्यूस करेगा, एक मॉलिक्यूल को नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक कर देगा, दूसरे को नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक कर देगा। मैं यहां दिखाता जाता हूं कि ये नेगेटिव पॉजिटिव उसने बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो ये नेगेटिव पॉजिटिव आयंस बनाता चला जाएगा, और एक नहीं बनाता, इनकी तादाद बेतहाशा होती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आयंस बनते चले जाते हैं। अब हमने करना सिर्फ इतना सा होता है कि जब ये अल्फा पार्टिकल एंटर होता है तो ये जो पिस्टन है, ये मूवेबल पिस्टन
अब ये एक मैकेनिकल सिस्टम से कनेक्टेड होता है, और जैसे ही ये मटेरियल रखा जाता है और पार्टिकल्स एंटर होना शुरू हो जाते हैं, इस मूवेबल पिस्टन को तेजी से डाउनवर्ड मूव करवाया जाता है, बहुत स्पीडली नीचे मूव करवाया जाता है। अच्छा, जैसे ही ये तेजी से डाउनवर्ड मूव करते हैं, तो ये जो इसके अंदर अल्कोहल के वेपर्स हैं, अब देखिएगा ये अल्कोहल के वेपर्स या जो वोल्टाइल लिक्विड होता है, इनकी क्वालिटी क्या है? इनकी क्वालिटी क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर में, लिक्विड से वेपर फॉर्म में आ जाते हैं। और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। रिवर्स कैसे पॉसिबल है? जरा सी ठंडक मिलती है, जरा सा भी टेम्परेचर कम होता है, तो ये दोबारा वापस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको डाउनवर्ड मूव करते हैं, तो आप देखिएगा ये जो चैम्बर के अंदर की स्पेस होती है, अभी स्पेस इतनी है, ये पिस्टन का जो अपर पार्ट है वो इसने इसकी स्पेस को कम किया, इतने वॉल्यूम के अंदर सारा का सारा जो है वो वेपर मौजूद है। लेकिन जैसे हम इसको नीचे करते हैं, तो ये इसका बेस पिस्टन का नीचे जाता है, नीचे जाने से क्या होता है कि यहाँ स्पेस बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ये जो वेपर्स होते हैं ये एक्सपैंड होते हैं। और याद रखिएगा ये रूल है कि गैस को जब भी एक्सपैंड करवाया जाए, ये वेपर क्या है? गैसियस फॉर्म कहलाती है, तो गैस को जब भी आप एक्सपैंड करवाएंगे तो वो अपने एक्सपेंशन में करती है वर्क, और जब वो वर्क करती है तो वो हो जाती है कूल, और जब वो ठंडी होती है, कंडेंस होती है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड के अंदर, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये काम बहुत स्पीडली किया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अभी फिलहाल बस एडियाबैटिक का मतलब ये समझ लें, जिन लोगों ने चैप्टर 11 पढ़ा है वो तो इस एडियाबैटिक के वर्ड से वाकिफ हैं, लेकिन अगर आपने चैप्टर 11 नहीं भी पढ़ा तो कोई टेंशन नहीं है, बस एडियाबैटिक का मतलब समझ लें कि एडियाबैटिक का मतलब है बहुत स्पीडली, तो बहुत स्पीडली हम उसको एक्सपैंड करते हैं, उससे क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और जब वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो वो जो वेपर थे वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो ये जो आयंस होते हैं वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जब अट्रैक्ट करते हैं तो वो तमाम के तमाम ड्रॉप्स इनके चारों तरफ जमा होना शुरू हो जाते हैं, क्लस्टर बनना शुरू हो जाते हैं, और ये जो क्लस्टर बनते हैं इन्हीं को उसने क्लाउड का नाम दिया कि क्लाउड सी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। तो ये कब होगा? जब इसके अंदर आयंस बनेंगे, और अगर आयन ना बने तो ये क्लस्टर फॉर्म नहीं होते, वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं और लिक्विड ड्रॉप नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब वो आयंस बनते हैं तो वो आयन उन जो ड्रॉप्स होते हैं लिक्विड के, अल्कोहल के, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और उनकी अट्रैक्शन से इनके चारों तरफ क्या होता है कि वो जमा होना शुरू हो जाते हैं और क्लाउड सी बनना शुरू हो जाती है। तो ये जो क्लाउड फॉर्मेशन है ये कंफर्म कर देती है कि कोई पार्टिकल एंटर हुआ है जिसने आयंस बनाए हैं, और उन आयंस के अराउंड ही ये क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं। फिर सुन लें, अगर इसमें अल्फा पार्टिकल ना होता, फर्ज करें एक आम सा मटेरियल है, हम तो समझ रहे रेडियो एक्टिव है, लेकिन आम सा मटेरियल है, अगर हम इसको यहाँ रख दें और हम इस पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करें, तो देखें कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी, कोई क्लाउड नहीं बनेगी, क्योंकि आयन ही नहीं है। आयन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयन ही उन लिक्विड ड्रॉप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपने चारों तरफ जमा करते हैं और क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर ये कोई आम सा मटेरियल है तो कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी, और हमें पता चल जाएगा कि ये मटेरियल क्लियर है। लेकिन अगर ये वाकई कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो इस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन होगी, और क्लाउड फॉर्मेशन होने का मतलब कंफर्म हो गया कि यहाँ पर कोई ना कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा हुआ है जो अल्फा या बीटा या गैमा इमिट कर रहा है। तो इस तरह से इसके जहां जहां तक ये आयन बनाता जाएगा वहां वहां तक ये क्लाउड फॉर्मेशन होगी। तो इन क्लाउड को देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये मटेरियल कैसा है, एक तरह से रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है, जब हम ऊपर से सबको देख रहे होते हैं तो हमें ना अल्फा पार्टिकल नजर आ रहा है, ना हमें ये वेपर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन जब ये क्लाउड बनते हैं तो क्लाउड्स को हम देख सकते हैं, तो पूरा पाथ विजिबल हो जाता है, ये पूरा इसका पाथ कहलाता है, पूरा रास्ता कहलाता है। तो ये रास्ता जो है वो हमें दिखाई देता है क्लाउड्स की। वो मैं इसकी एग्जांपल में अक्सर ऐसे देता हूं, जैसे आपने कभी देखा होगा, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एरोप्लेन आसमान पे बहुत हाइट के ऊपर जब मूव करता हुआ जा रहा होता है तो बाज़ औक़ात वो जो है वो स्मोक रिलीज करता व्हाइट कलर का। तो आप देखिएगा कि जब वो गुजरता है तो व्हाइट कलर की दो लाइनें बनती चली जाती हैं, इवन कि जब वो एयरप्लेन जा चुका होता है उसके बावजूद भी वो स्मोक हमें वहां नजर आ रहा होता है, और वो उसके पूरे रास्ते को दिखा रहा होता है कि कहाँ से वो आया था और कहाँ से उसने अपना स्मोक रिलीज करना शुरू किया था और किस डायरेक्शन में वो चला गया था। बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर एक लाइनिंग सी बनना शुरू हो जाती है, वो लाइनिंग ट्रैक्स कहलाते हैं, उनको हम ट्रैक्स कहते हैं।
ट्रैक्स या पाथ जो आप नाम देना चाहें, तो इन पाथ का बनना, इन ट्रैक्स का बनना कंफर्म कर देता है कि ये मटेरियल क्या है, रेडियोएक्टिव है। अब एक आखिरी बात वो ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये अल्फा है या बीटा है या गैमा है। तो इसका भी बड़ा आसान सा तरीका है कि अल्फा क्योंकि बहुत ज्यादा आयन बनाते हैं तो इनके क्लाउड्स बहुत थिक बनते हैं, और थिक क्लाउड बनने का मतलब जो ट्रैक्स बनते हैं वो बहुत डार्क होते हैं और कंटिन्यूस होते हैं। तो आपकी बुक के अंदर एक छोटी सी फिगर बनी हुई है, उस फिगर के अंदर इनके ट्रैक्स दिखाए गए। तो मैं यहां पर दिखा देता हूं कि जो अल्फा पार्टिकल के ट्रैक्स होते हैं वो आप देखिए इस तरह की लाइनिंग की फॉर्म में बनते हैं। डार्क लाइंस होंगी, कंटिन्यू लाइंस होंगी, इसमें गैप नहीं होगा। लेकिन जो बीटा पार्टिकल का ट्रैक होता है, तो बीटा पार्टिकल क्योंकि कम आइंस बनाते हैं, कुछ कुछ डिस्टेंस के ऊपर आयन बनाते हैं, तो आप देखिएगा उनमें इस तरह का गैप आएगा, इस तरह के ट्रैक नजर आते हैं उसमें गैप के साथ। तो थोड़े थोड़े गैप के साथ नजर आ रहे हैं तो यकीनन वो बीटा पार्टिकल है। और अगर गैमा की बात करें तो गैमा क्योंकि सबसे कम आइंस बनाती हैं, तो आप देखिएगा क्लाउड जो बनेंगे वो बहुत दूर दूर बनते हैं। तो अगर दूर दूर क्लाउड्स बन रहे हैं तो समझ जाएं कि ये पार्टिकल गैमा है। तो इस विल्सन क्लाउड चैम्बर की एबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। ये ना सिर्फ हमें रेडियो एक्टिव मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है, बल्कि ये भी बता देता है कि पार्टिकल जो एंटर हुआ अल्फा है, बीटा है, गैमा, ट्रैक्स को देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं, उनकी एनर्जीज को कैलकुलेट कर सकते हैं और उनके पाथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम इससे निकाल सकते हैं। तो ये विल्सन क्लाउड चैम्बर बहुत काम की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है न्यूक्लियर फिजिक्स में, इसको यूज़ करते हैं। सिर्फ इसका एक समझ लें कि ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है कि ये जो है क्योंकि एक बड़ा सिस्टम होता है तो हम इसको एक जगह फिक्स रखते हैं। अगर हमें किसी मटेरियल को चेक करना हो तो हमें वो यहाँ लाना पड़ेगा, हम इसको उठाकर नहीं ले जा सकते, ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता। बस इसके अंदर ये ड्रॉबैक है, बाकी इसके अंदर बेशुमार क्वालिटीज हैं। तो इसको हम कहते हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो अब आपको इसके नाम का ही मतलब समझ आ गया कि विल्सन जो है वो साइंटिस्ट था जिसने इसको बनाया। क्लाउड इसलिए कहते हैं कि इसमें क्लाउड फॉर्मेशन होती है, उससे कंफर्म होता है। और चैम्बर तो मैंने बता दिया, बॉक्स की वजह से इसको चैम्बर कहा जाता है। तो ये कहलाता है विल्सन क्लाउड चैम्बर। ठीक है बेटा, अब टाइम बिल्कुल एंड हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे आगे बात करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी।